जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल भी दिख गया होगा और यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा नाटो। यानी कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नाटो के बारे में, जो कि इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड है इस वक्त। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रशिया वार देखने को मिल रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो रीज़न है, इस युद्ध का रीज़न है, वो कहीं ना कहीं नाटो से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नाटो के बारे में, क्योंकि नाटो से इस बार आप लोगों के एग्जाम में, चाहे वो कोई वनडे एग्जाम हो या स्टेट पीसेस का एग्जाम हो या आपके यूपीएससी का एग्जाम हो, भर भर के क्वेश्चन आने की संभावना है। स्पेशली जो नाटो के बैकग्राउंड है दोस्तों, उससे आप लोगों की काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों नाटो के बारे में कि नाटो है क्या, कब बना, क्यों बना और नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहाँ है, नाटो कैसे कार्य करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। और साथ में क्या रीज़न है, क्यों वजह बना है नाटो इस वक्त रशिया के, क्यों सरदर्द बना हुआ है और क्यों एक युद्ध का रीज़न, युद्ध का क्षेत्र यूक्रेन और जो रशिया बना हुआ है उसमें नाटो किस तरीके से शामिल है इस युद्ध में। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करेंगे कि नाटो है क्या। दोस्तों हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि नाटो है क्या, कब बना और क्यों बना और जो इसका कार्य है वो क्या है। दोस्तों जो नाटो है, सबसे पहले से देखिए नाटो का मतलब क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है और क्या इसमें कब बना था। तो दोस्तों ये था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी, 1949 में, अप्रैल के महीने में 1949 में हुई थी और 12 इसके संस्थापक सदस्य थे। ये याद रखिएगा दोस्तों प्रमुख, कि कब हुई थी और कितने संस्थापक सदस्य थे। तो 1949 में हुई थी और इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। और कहाँ पे किया गया था दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन में। तो संस्थापक सदस्यों की संख्या थी 12। मुख्यालय इसका दोस्तों है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, लेकिन हुआ कहाँ था इस संगठन की स्थापना, अमेरिका के वॉशिंगटन में। तो याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया, जहां इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में। अभी हम लोग दोस्तों इसको मैप के माध्यम से दिखेंगे। अब दोस्तों इसको वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान में इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 30 है। टोटल इसमें वर्तमान में 30 सदस्य हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट कुछ सदस्यों को जोड़ा गया है, जो कि आपके 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में मैसेडोनिया है, उत्तरी मैसेडोनिया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके नाटो के जो लेटेस्ट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। तो 2017 में जोड़ा गया था मोंटेनेग्रो और 2020 में जोड़ा गया था उत्तरी मैसेडोनिया। तो दोस्तों हम लोग पहले इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि दोनों है कहाँ। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया का एरिया, ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। और जैसे कि पहले कहाँ पड़ता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने का दोस्तों आप लोग प्रयास करिएगा। नॉर्थ मैसेडोनिया को अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ये एरिया पड़ता है आपका दोस्तों वही जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बना हुआ है। ये दोस्तों आपका यूक्रेन हो गया। यूक्रेन से जब हम लोग दोस्तों पश्चिम दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे मालडोवा हो गया, फिर रोमानिया हो गया, और इधर ही आपका रीजन पड़ता है ये रीजन है दोस्तों जो आपका है नॉर्थ मैसेडोनिया। यानी कि आप लोग समझिए, ये रीजन है नीचे का आपका एजबल, ये नीचे, और मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए इधर का रीजन है आपका दोस्तों काला सागर का रीजन, ब्लैक सी है। इधर का आपका दोस्तों रीजन है मेडिटेरियन सी का। और ये जो रीजन है यानी कि बुल्गारिया और ग्रीस, अल्बानिया, ये इसके पास पड़ता है आपका नॉर्थ मैसेडोनिया। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी, क्योंकि लेटेस्ट बना हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों मेडिटेरियन सी के पूर्व में, अल्बानिया के पूर्व में, और आपके ये बुल्गारिया के पश्चिम में दोस्तों ये पड़ता है नॉर्थ मैसेडोनिया। और जब हम लोग मैसेडोनिया से उत्तर की तरफ चलते हैं तो उत्तर की तरफ आपको मिलेगा ये मोंटेनेग्रो। दोस्तों एक रीजन समझते चलिएगा, ये हो गया आपका सर्बिया। मोंटेनेग्रो के पूर्व में आपका सर्बिया पड़ता है और पश्चिम में आपका पड़ता है ये मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में आपका पड़ता है एड्रियाटिक सी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही आपके सागर पूछे जाते हैं जो चर्चा में विषय बने हुए हैं उनसे जो लगे हुए जो आपके क्षेत्र होंगे वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और वैसे भी ये क्षेत्र जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बना हुआ है नाटो के चक्कर में, और साथ में यूक्रेन और रशिया के वार के मामले में, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोकेशन याद रख सकते हैं, एड्रियाटिक सी के लगा हुआ क्षेत्र जो आपका है दोस्तों वो है आपका मोंटेनेग्रो। और जो
मॉन्टेनेग्रो है वो एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, जबकि जो नॉर्थ मैसेडोनिया है एक लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि चारों ओर से एक देशों से घिरी हुई है, कहीं से भी इसकी सीमा महासागर से नहीं लगती। इस वजह से इसको कह सकते हैं कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है। तो हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं। हम लोगों ने मॉन्टेनेग्रो और आपके उत्तरी मैसेडोनिया के लोकेशन देख लिए दोस्तों। याद रखिएगा कि किस रीजन में। फिर है दोस्तों जो नाटो है वो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य सैन्य गठबंधन है। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि नाटो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, कब जिस वक्त बनाया गया था, क्योंकि 1949 में बना था और इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों हो चुका था, और ये जो समय था ये आपके शीत युद्ध का काल बना हुआ था। तो वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नाटो बनाया गया था वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य सैन्य गठबंधन था, एक तरीके से सैन्य गठबंधन था सुरक्षा देने के लिए किसको, जो आपके यूरोपियन कंट्री थी, जो आपके पश्चिम यूरोप की कंट्री थी। तो जब हम लोग अभी नाटो के पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे तो वहां पर दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर क्या है, नाटो में कोई भी निर्णय सभी सदस्यों के सामूहिक सहमति के आधार पर ली जाती है, यानी कि यहाँ पे हालांकि जो हेजोमोनी है वो आपका अमेरिका का चलता है, जो वर्चस्व है वो अमेरिका का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सभी निर्णय जो कोई भी निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों वो सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बन सकता है कि यहाँ पे 2/3 बहुमत या फिर आपके 1/3 बहुमत या फिर साधारण बहुमत के माध्यम से होता है। तो नहीं, सभी जो आपके देश होंगे, सदस्य देश होंगे, 30 के 30 देशों की जो सहमति होगी वो आवश्यक होगी। और दोस्तों एक आर्टिकल है नाटो का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वक्त चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। इसका नाम है इसमें लिखते हैं कि जो आपका नाटो होता है वो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो नाटो होगा वो सामूहिक रूप से रक्षा करेगा अपने सदस्य देश का। इस नाटो का आर्टिकल 5 है, वो क्या कहता है कि यदि नाटो के किसी भी एक सदस्य देश पर या फिर एक से अधिक सदस्यों के ऊपर आक्रमण होता है तो वो पूरे सारे के सारे सदस्यों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, और सारे के सारे देश जो होंगे वो सामूहिक रूप से रक्षा करेंगे अपने सदस्य देश की। और यही रीजन है कि जो यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हुआ था, वहां पे अमेरिका ने कहा था कि जब तक रशिया किसी नाटो कंट्री पे अटैक नहीं करती है तब तक हम अटैक नहीं करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ये नाटो कंट्री इस युद्ध में शामिल हो गए डायरेक्टली अपने सैन्य अभी तो मदद कर रहे हैं आपके हथियार वगैरह के माध्यम से, लेकिन अगर इन्होंने डायरेक्टली मदद कर दी यानी कि सेना उतार दी अपनी नाटो कंट्री ने, तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 माना जाएगा। तो इसीलिए अभी हम लोग वर्ल्ड वार 3 नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब तक नाटो कंट्री पे अटैक ना हो जाए या फिर नाटो अपने सदस्यों को ना उतार दे, अपने सैन्य को ना उतार दे, यानी सेना को ना उतार दे। तो दोस्तों आर्टिकल 5 याद रखिएगा, जहां पे कहा जाता है कि जो नाटो है वहां पे अगर एक भी सदस्य देश के ऊपर आक्रमण हो गया तो वो पूरे सामूहिक रूप से आक्रमण करेंगे, क्योंकि ये इनके लिए जो रूल है वो प्रतिबद्ध है अपने सामूहिक रूप से अपने सदस्य देश की रक्षा करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नाटो बना क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या रीजन था जिसकी वजह से नाटो बनाना पड़ा। दोस्तों मैंने आपको बताया जो नाटो बना है वो 1949 में बना है। अब जो ये 1949 का दौर था दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इस वक्त आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुकी थी, और यहाँ पे धीरे धीरे जो माहौल बनना था दोस्तों वो बन शीत युद्ध का, यानी कि इस वक्त जो माहौल था दोस्तों वो था कोल्ड वार का। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था तो दूसरी एक तरफ था आपका पूंजीपति देश यानी कि पूंजीवादी देश आपका अमेरिका, और दूसरी तरफ था दोस्तों आपका यूएसएसआर। अब यहाँ पे बात सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी कोल्ड वार था वो एक विचारधाराओं की लड़ाई थी, क्योंकि जो रशिया था, जो आपका यूएसएसआर था, वो आपका साम्यवादी देश था जो कि पूरे विश्व में अपनी साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ आपका अमेरिका था दोस्तों, यूएसए था, जो अपनी पूंजीवादी सोच है, बाजार प्रणाली है, एक तरीके से व्यापार प्रणाली, जहाँ पे जो वर्चस्व रहेगा पूंजीपतियों का रहेगा, उस तरीके की अपनी जो विचारधारा है उसको फैलाने के अपने उद्देश्य के साथ चल रहा था। ऐसे में देखा जाता है कि 1949 के समय में जो आपका बर्लिन रहता है जर्मनी में, तो वहां पे 1948 में जो यूएसएसआर रहता है दोस्तों, उसने जो आपका बर्लिन का एरिया होती है वहां पे नाकेबंदी कर दिया। अब उस नाकेबंदी की वजह से जो आपके पश्चिम यूरोप की जो कंट्री थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बर्लिन की लोकेशन जर्मनी की। तो जब बर्लिन पे जो है कब्जा कर लिया आपने यूएसएसआर ने, उसने नाकेबंदी कर ली, तो यहाँ पे जो आपके पश्चिम यूरोप के जो देश थे, जो पूंजीवादी देश थे, उनको ये डर सताने लगा, ये डर हो गया कि अगर कल को पूर्वी यूरोप की कंट्रियों पर यूएसएसआर ने अपना कब्जा कर लिया तो वो साम्यवादी विचारधारा के देश हो जाएंगे। ऐसे में जो साम्यवादी विचारधारा है वो यूरोप में बढ़ने के, अमेरिका में बढ़ने के, क्योंकि क्यूबा संकट आपको पता ही है, क्यूबा एक साम्यवादी विचारधारा का देश है जो कि आपके यूएसए के पास पड़ता है। ऐसे में उन लोगों को डर सताने लगा था कि कहीं ना कहीं आपका जो ये विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, ये यूरोप में भी फैल जाएगी। और इस डर की वजह से यहाँ पे अमेरिका एंट्री करता है, और अमेरिका, क्योंकि जो कोल्ड वार है वो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में है,
और इसकी वजह से यहाँ पे जो अमेरिका है उसने एक संधि की, उसने एक अपना सैन्य दल बनाया जिसमें यूरोपीय देशों को शामिल किया और अपने अमेरिका यूएसए शामिल था, और इन दोनों ने मिल करके, इन यूरोपीय कंट्री और नाटो, ये आपके अमेरिका ने मिल करके नाटो का निर्माण किया, जो कि एक संगठन है। कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने अपना एक संघ बनाया जिसका नाम रखा वार्सा पैक्ट, यानी कि नाटो के ही काउंटर करने के लिए जो यूएसएसआर था उसने वार्सा पैक्ट बनाया। और ये क्वेश्चन दोस्तों वनडे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि जो नाटो था, नाटो के प्रति संतुलित करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए जो यूएसएसआर ने बनाया था अपना सैन्य संगठन, उसको नाम दिया था वार्सा पैक्ट। और इस प्रकार से जो सशक्तिकरण था उसको बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, और जो अमेरिका और यूएसएसआर था उसके बीच में तनाव बढ़ गया। तो एक रीजन आप लोग समझ सकते हैं कि नाटो बनाया क्यों गया था, कि जो साम्यवादी देश यानी कि यूएसएसआर था वो अपने वर्चस्व को यूरोपियन कंट्री में बढ़ा रहा था। तो उन यूरोपियन कंट्री में डर था कि कल को हम लोग को यहाँ पे यूएसएसआर यानी कि साम्यवादी विचारधारा ना बढ़े, उसको हम लोग रोक सके। इसके चलते, इस विचार को रोकने के चलते दोस्तों यहाँ पे आपका नाटो का निर्माण किया गया था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नाटो का उद्देश्य क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। नाटो का उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे इसका प्राथमिक उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था, जो 1949 में जब नाटो बनाया गया था, इसका जो मूल उद्देश्य था वो जो यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ था, उसकी साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, कि उसकी जो साम्यवादी विचारधारा है वो यूरोपियन कंट्री में ना फैले। उसको रोकने के लिए यहाँ पे नाटो का उद्देश्य, जो नाटो था उसका गठन किया गया था। और ये जो आपका नाटो है दोस्तों, ये अपने सदस्य राष्ट्रों की जो स्वतंत्रता है और सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान करता है, यानी कि वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध होता है कि जो उसके नाटो के सदस्य देश हैं उनकी वो सुरक्षा करेगा, उनकी स्वतंत्रता यानी कि संप्रभुता, स्वतंत्रता, इन सब की गारंटी देता है, राजनीतिक रूप से भी और सैन्य तरीकों से भी। इस तरीके से यहाँ पे माना जा रहा था कि अगर रशिया ने आपके नाटो कंट्री पे अटैक किया तो एक तरीके से उसकी सुरक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है नाटो देश के। इसलिए यहाँ पे तब कहा गया था कि तब जाकर के जो नाटो कंट्री है वो रशिया पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नाटो खुद प्रतिबद्ध है अपने जो सदस्य देश है उनकी रक्षा करने के लिए। साथ में आतंकवाद को किसी भी रूप में रोकने के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध है। आतंकवाद को रोकना हो गया, या फिर समुद्र खतरे को, समुद्र से संबंधित जो भी खतरे हैं उनको रोकने के लिए। तो इसके जो मूल उद्देश्य है दोस्तों वो यहाँ पे नाटो के हैं। साथ में जो व्यक्तिगत किसी भी देश की जो नाटो सदस्य है उसकी स्वतंत्रता के लिए, वहां पे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, मानवाधिकार जैसे जो समस्याएं होती हैं उसको बनाए रखने के लिए, उसको कम करने के लिए, लोगों के शोषण जो हो रहा होता है उनको कम करने के लिए, कानून के शासन स्थापित करने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे इसमें परिवर्तन करते गए, और यहाँ पे नाटो के उद्देश्यों में वृद्धि होती गई। लेकिन जो उसका मूल उद्देश्य था वो साम्यवादी विचारधारा को रोकना, साथ में सदस्य जो राष्ट्र है नाटो के, उनकी स्वतंत्रता, उनकी सुरक्षा को बनाए रखना, ये इसके दोस्तों मूल उद्देश्य थे, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों हम लोग एक करके जो नाटो कंट्री है, टोटल आपकी 30 जो है वर्तमान में, उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाटो कंट्री कौन है कौन नहीं है ये पूछने की संभावना भी बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें नाटो कंट्री, तो 1949 के समय जो आपके नाटो कंट्री थी वो आपके जो 12, मैंने आपको बताया था, जो इसके 12 जो संस्थापक सदस्य थे उनमें कौन कौन था दोस्तों? बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली था, लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएस, ये आपके संस्थापक सदस्यों में थे। इनको आप लोग दोस्तों याद रख सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि इनको आप लोग मैप में भर के प्रैक्टिस करिए, तो वो चीजें लंबे समय तक आप लोग को याद रहेंगी। फिर दोस्तों 1952 में जो आपके 2 सदस्य जुड़े थे वो ग्रीस और तुर्की थे। 1955 में दोस्तों फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इसमें ऐड हो गया। 1982 में दोस्तों स्पेन, 1999 में चेक रिपब्लिक और हंगरी और पोलैंड दोस्तों इसमें ऐड हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे पुर्तगाल था और यहाँ पे पोलैंड इसमें ऐड हो गया। फिर 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अब ये जो कंट्री ऐड हुई हैं, यहाँ से सबसे बड़ी समस्या बढ़ने लगी थी दोस्तों रशिया के लिए, क्योंकि ये जितनी भी कंट्री हैं वो आपके मैक्सिमम रशिया के ईस्ट, आपके पश्चिम में देखने को यानी कि वेस्ट में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रशिया के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक संकट उत्पन्न हो गया था। और उसने तभी से ही बना लिया था अपना मन कि ये जो कंट्री हैं जो उसके वेस्ट में पड़ती हैं उनको किसी भी तरीके से नाटो में शामिल होने से रोकना है, और यही एक रीजन बन रहा है यहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस यानी कि यूक्रेन वार का। और फिर दोस्तों मैंने आपको बताया 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया बने, और उसके बाद दोस्तों लेटेस्ट जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं आपके 2017 में मॉन्टेनेग्रो, और 2020 में
आपके नॉर्थ मैसेडोनिया। तो एक-एक करके आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा, कितने हो गए टोटल 30 मेंबर हो गए। और जो लेटेस्ट है 2017 में मोंटेनेग्रो, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसको मैंने आपको लोकेशन बता दी है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नाटो के कार्य क्या है। अब इसको ध्यान से समझते चलिएगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की कि नाटो कब बना, क्या उद्देश्य था, क्या पृष्ठभूमि थी, कौन-कौन से मेंबर हैं, लेटेस्ट मेंबर कौन से हैं, उनकी लोकेशन मैंने आपको बताई। अब दोस्तों देखते हैं नाटो के कार्य। देखिए दोस्तों, नाटो का जो मेन कार्य था, मैंने आपको बता दिया, जो उद्देश्य था वो मैंने आपको बता दिया। अब कार्य है कि जो आतंकवाद की समस्या है, जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस आतंकवाद की समस्या को निपटने, साथ में जो आतंकवादी हमले होते हैं, उसके जो परिणाम निकलते हैं, उसको प्रबंधित करने के लिए जो नाटो कंट्री होंगी वो अपनी क्षमताओं को डेवलप करेगा, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी, ताकि जो आतंकवाद है उसको रोका जा सके। साथ में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो नाटो है दोस्तों, वो अपने जो सदस्य देश हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और उसने लोकतांत्रिक और मानवाधिकार की बात कह करके काफ़ी देशों में अपने राष्ट्रीय हितों को साधा है। उसी प्रकार यहाँ पे अमेरिका क्या करता है कि जो नाटो कंट्री है वहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अपने जो सदस्य देश हैं उनकी समस्या को हल करने का काम करता है। उनके जो सदस्य देश हैं उनमें आपस में विश्वास बहाली का निर्माण करने का कार्य करता है। वहाँ पर रक्षा और सुरक्षा जैसे मामलों को उनसे संबंधित जो मामले होते हैं उनमें परामर्श देने का कार्य करता है। ये इसके कार्य हैं दोस्तों, इसको समझते चलिएगा। पहले आतंकवाद को समस्या को समाप्त करना, साथ में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना, शांतिपूर्ण तरीके से जो विवाद होते हैं उनको हल करने का प्रयास करता है राजनीतिक रूप से। और अगर वो आपके शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सॉल्व होते हैं तब वो सैन्य कार्रवाई करता है, यदि आर्टिकल 5 के तहत वहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है, जो कि मैंने आपको बताया है। साथ में जैसे सामूहिक सुरक्षा की बात हुई या फिर आपके आपदा प्रबंधन की बात हुई, तो वहाँ पे भी जो नाटो होता है वो कार्य करता है, अपने कार्य करने का प्रयास करता है। तो ये इसके जो नाटो है दोस्त हैं, नाटो हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी क्या वर्तमान में क्या समस्या चल रही है, मैंने आपको बताया नाटो के कार्य, नाटो के उद्देश्य को। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो नाटो है, नाटो में कुछ इसके जो नाटो के जो शाखाएँ हैं, कुछ शाखाओं के रूप में भी कार्य करता है। जैसे इसकी एक उत्तरी अटलांटिक परिषद है, इसका एक महासचिव है। जो महासचिव होता है दोस्तों, वो संगठन का सबसे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी होता है, इसको याद रखिएगा। एक परमाणु योजना के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि परमाणु योजना समूह के पास जो नीति से संबंधित जो मामले हैं, उनकी एक परिषद के समान ही अधिकार होते हैं। यानी कि जो नीति मामलों पर जो परिषद मैंने आपको बताई है, उससे संबंधित ही इसके पास अधिकार होते हैं। तो ये इसकी कुछ शाखाएँ हैं। बाकी अब हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि नाटो अभी वर्तमान में क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है पूरी दुनिया के लिए क्यों? देखिए, जो नाटो कंट्री है दोस्तों, इसका विस्तार धीरे-धीरे होता जा रहा है और ये आपके रशिया तक आपको पहुँच गया है। अभी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, जो कंट्री आपकी रशिया से बॉर्डर पे लगी हुई हैं, इनको आप लोग ध्यान से देखिए। ये रीजन है दोस्तों रशिया का, ये क्रीमिया वाला रीजन है जिसको 2014 में रशिया ने हड़प लिया था। ये यूक्रेन का रीजन है जो कि कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। यहाँ पे युद्ध चल रहा है क्योंकि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था। अब देखिए जितने भी मेंबर हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बुल्गारिया, ये सारे रीजन दोस्तों इसी क्षेत्र में है, रशिया के वेस्ट में। और ये सारे के सारे दोस्तों केवल बेलारूस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बेलारूस आपका रशिया का साथ दे रहा है। बाकी सारे रीजन आपके नाटो के मेंबर हैं। ऐसे में रशिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हो रही है। किसी भी देश के लिए जो उसके राष्ट्रीय हित होते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और राष्ट्रीय हित में सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब ऐसे में रशिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि जो नाटो मेंबर है, जो नाटो कंट्रियां हैं, वो एकदम रशिया के पास आकर के बैठ गई हैं कि कल को अगर अमेरिका चाहे तो वो आसानी से रशिया पे अटैक कर सकता है, क्योंकि जहां पे एक तरफ 30 मेंबर तो वहां पे रशिया अकेले है। ऐसे में यूक्रेन इसके लिए नाटो के लिए दोस्तों रशिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में इंपॉर्टेंस मैंने आप लोग को एक वीडियो बताई थी, नाटो यूक्रेन विवाद, तो यूक्रेन और रशिया विवाद, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप लोग देखिएगा। तो ये काला सागर की वजह से यूक्रेन दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रशिया के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि नाटो अगर कंट्री बन गई तो यहाँ पे वो काला सागर पे अपने हित को स्थापित नहीं कर पाएगा। कौन? रशिया। जिसके चलते यूक्रेन पर आक्रमण करना, यूक्रेन को अपने अंडर में लेना रशिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि नाटो कंट्री धीरे धीरे फैलती जा रही थी रशिया तक। अब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाटो ने एक तरीके से डंडा मारने का काम किया है रशिया को, और डंडा मार करके वो डंडा पकड़ा दिया है आपके यूक्रेन को। अब मार खा रहा है यूक्रेन, क्योंकि इस वक्त साथ नहीं दे रहा है नाटो कंट्री आपके यूक्रेन को। हालांकि सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से मदद करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सैन्य में हथियार,
सैन्य अभी डायरेक्टली तो नहीं उतारा है, क्योंकि अगर डायरेक्टली उतार देगा वो फिर वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशन बन जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या इसकी स्थिति बनती है। तो मैंने आपको बताया अभी कि नाटो क्या है, नाटो कब स्थापित हुआ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अभी वर्तमान में कॉन्फ्लिक्ट का मैटर क्या है, नाटो क्यों इसमें शामिल है, किस तरीके से शामिल है, क्योंकि नाटो कंट्री धीरे धीरे रशिया के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। नाटो धीरे-धीरे वृहद होती जा रही है, और जैसे कि जब आपका कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो वहाँ पे रशिया और आपके यूएसएसआर अमेरिका के मध्य ये पैक्ट भी हुआ था कि वो नाटो की कंट्रियों को रशिया के बॉर्डर तक नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे ये ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि धीरे-धीरे नाटो जो है दोस्तों आपके रशिया तक पहुँच गया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी हाल ही में आपका पता ही है कि एक भारतीय भी खत्म हो गया है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी न्यूज़ होगी वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया दोस्तों तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा जो कि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।